कैसे हैं दोस्तों। वो एक शख्स बर्फ़ के बीचों बीच देवदार दरख्त पर चढ़ा अपने उस खेमे की तरफ देख रहा था जहां वो कुछ अरसा पहले खाना खाने के लिए अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बोन फायर का मज़ा ले रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अपने कैंप को अंदर से काट कर -30 टेम्परेचर में मुख्तसर कपड़ों और बग़ैर शूज़ के अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तहम वो भागते भागते अपनी तरफ से एक महफूज मकाम पर पहुंच गए। तहम वो आफत उनके पीछे उधर भी पहुंच गई और वो अपने 8 दोस्तों के साथ मारा गया, जिनमें 2 गर्ल्स भी शामिल थीं। और आखिर इतनी सर्दी में बर्फ़ से ढकी और टोटन माउंटेन में वो 9 लोग क्या कर रहे थे। व्यूवर्स, आएँ आज की इस वीडियो में हाइकिंग दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। 23 जनवरी 1959 को 23 साला इगर द्यातलोव की क़ियादत में योरल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 हाइकर्स ने विज़ाई मुकाम से ओतोटन माउंटेन पास को अबूर करने का सफ़र शुरू किया। इस हाइकिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बर्फ़ में दबे और अंदर से काटे गए कैंप से लेकर बर्फ़ में बिखरी लाशों को इकट्ठा करने में 3 महीने लग गए, मगर रिसर्चर्स वो वजह आज तक तलाश ना कर सके कि आखिर ये इंसिडेंट क्यों और कैसे हुआ। 1959 में सोवियत यूनियन के प्रोविंस स्वेतलोवस्क ओब्लास्ट में योरल्स माउंटेन को अबूर करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया और ये ग्रुप 25 जनवरी की सुबह हाइकिंग के लिए रशिया के शुमाली सूबे स्वेतलोवस्क ओब्लास्ट में मौजूद आइविडल टाउन में पहुंचे और विज़ाई मुकाम पहुंचकर उन्होंने ओतोटन माउंटेन की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। और 10 हाइकर्स में से योरी यॉर्डन बोन और जॉइंट पेन की वजह से गमगीन होकर रोते हुए वापस आ गया और वो जो अपनी किस्मत को कोसता रहा। कुछ दिनों बाद वो वाहिद शख्स था जो इस ग्रुप में से ज़िंदा रहा। अगर वो इनके साथ सिर्फ चंद दिन गुजार लेता तो शायद वो भी उसी इंसिडेंट में मारा जाता। और इगर द्यातलोव की क़ियादत में सुबह से लगातार हाइकिंग करते करते वो अब थक चुके थे और रात के खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ देर बाद मौसम की ख़राबी की वजह से वो अपनी डायरेक्शन खो बैठे और वेस्ट से हटकर कोहलट शैकल की चोटी की तरफ चले गए। जैसे ही बर्फानी तूफान कुछ थमा तो उन्हें पता चला कि वो गलत सिमत आ गए हैं। तो फिर ग्रुप मेंबर्स ने डिसाइड किया कि 1.5 किलोमीटर नीचे जाने की बजाय पहाड़ की ढलवान पर एक ऐसे जंगलाती इलाके में कैंप लगाया जाए जहां से मौसम से बचा जा सके। और हाइकिंग का सफ़र शुरू करने से पहले इगर द्यातलोव ने कहा था कि वो और उसका ग्रुप जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट विज़ाई पर वापस लौट आएंगे तो वो टेलीग्राम भेजेगा और ये 12 फरवरी के आसपास होगा। तहम द्यातलोव जानता था कि मौसमी हालात की वजह से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और जब 12 फरवरी गुजर गई और कोई टेलीग्राम मौसूल नहीं हुआ तो फौरी तौर पर रिएक्शन सामने नहीं आया, क्योंकि हाइकिंग के दौरान चंद दिनों की तख़ीर मामूली सी बात होती है। तहम 20 फरवरी गुजर जाने के बाद फैमिली मेंबर की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालबा किया गया, जिसमें पुलिस और आर्मी ने पहचान के लिए कुछ साथी स्टूडेंट्स को भी ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम ने कोहलट शैकल की 3600 फीट बुलंदी पर हाइकर्स का लावारस और बुरी तरह से तबाहशुदा खेमा मिला और कैंप साइट को देखकर सब हैरान रह गए कि कैंप को अंदर से किसी नोकदार चीज़ से जल्दी जल्दी में फाड़ा गया है और तमाम मेंबर्स के जूते और बाकी तमाम सामान वही पड़ा है। और फुटप्रिंट्स के मुताबिक 9 लोग, जिनमें से कुछ नंगे पांव, कुछ सॉक्स पहने और कुछ एक जूता पहने हुए, अपने हदफ से 1.5 किलोमीटर मुखालिफ सिमत चले गए हैं। और इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए साइबेरियन पाइन के नीचे बोन फायर की कुछ बाकियात के साथ साथ योरी दोरोशेंको और योरी कारिवोनिशेंको की डेड बॉडीज़ मिली, जो जूतों के बगैर और सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थी। और उसी देवदार दरख्त की शाखें 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे कोई हाइकर्स अपने कैंप को देखने या कुछ तलाश करने के लिए ऊपर चढ़ा हो। और देवदार के दरख्त और कैंप साइट के रास्ते में मज़ीद 3 लाशें मिली, जो इगर द्यातलोव, ज़नाइदा और रुस्तम की डेड बॉडीज़ थीं। और बाकी 4 लोगों को ढूंढने में 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त लग गया।
اور جب ذرا تر سنو میلٹ ہو گئی تو ایک مقامی مانسی شکاری نے ان کو ڈھونڈنے میں مدد کری اور آخرکار دیودار درخت سے 75 میٹرز آگے جنگل میں 4 میٹرز برف کی موٹی تہہ کے نیچے ان کی لاشیں ملیں جو دوسروں کے مقابلے بہتر لباس پہنے ہوئی تھیں۔ اور جب سرچ آپریشن ختم ہوا تو ڈیڈ باڈی کی انویسٹیگیشن میں آٹوپسی اور پوسٹ مارٹم کے مطابق پہلے 5 ہائیکر کی موت ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ہوئی تھی، جس میں لوگ سخت سردی میں بھی گرمی محسوس کرتے ہوئے اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتے ہیں، اور باقی 4 میں سے 3 کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا نہیں تھی کیونکہ تھیابکس اور بگنولی کے سکل میں اتنے شدید فریکچر ہوئے تھے کہ اس کے برین کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، جبکہ زولوتیروف اور دوبینینا کی چیسٹ مکمل طور پر کریشڈ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ دوبینینا کی آئی برو، لپس، ٹنگ اور آنکھیں بھی غائب تھیں۔ اور ابتدائی انویسٹیگیشن سے اندازہ لگایا گیا کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ کوئی کرمنل ایکٹ نہیں تھا کیونکہ وہاں صرف 9 لوگوں کے فٹ پرنٹس ملے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کوئی اور شخص نہیں تھا۔ تاہم کچھ انویسٹیگیٹرز اور سٹیزن کی طرف سے طرح طرح کی تھیوریز آنے لگ گئیں جن کی تعداد تقریباً 75 ہو گئی تھی۔ ویورز آئیں 1 بائی 1 ان تھیوریز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملٹری ویپنز تھیوری۔ 1990 میں لیو ایوانوف، جس نے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کری تھی، اس نے ایک سنسنی خیز آرٹیکل پبلش کیا جس میں اس نے کہا کہ مجھے کچھ ریزلٹس چھپانے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیو ایوانوف نے کہا کہ میری انویسٹیگیشن کے مطابق اس سارے انسیڈنٹ میں یو ایف او کا رول بالکل واضح تھا، اور وہ الگ بات ہے کہ یہ یو ایف او ایلینز تھے یا تجرباتی سوویت ویپنز تھے۔ نمبر 2، سلیب ایوالانچ تھیوری۔ 2019 میں رشین گورنمنٹ نے دیاتلاو پاس انسیڈنٹ کو ری اوپن کیا، اور کرنٹ انویسٹیگیشن کے مطابق ایندرے پروسیکیوٹر نے سلیب ایوالانچ تھیوری کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے مطابق ہائیکرز کا کیمپ اور ٹوٹن ماؤنٹین کی ڈھلوان پر لگایا گیا تھا، اور بہت ممکن ہے کہ برفانی تودے کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہو۔ اور ان تھیوریز میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک ایگزاسٹ پائپ لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موسمی خرابی کی وجہ سے کیمپ کے اندر جب کھانا بن رہا ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس مکمل طور پر باہر نہ نکل رہی ہو، جس سے کیمپ میں آہستہ آہستہ دم گھٹنے کی وجہ سے سانس لینے کے لیے اندر سے کسی نے کیمپ کو پھاڑ دیا۔ لیکن اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے بھی پراپر ایویڈنسز نہیں ملے۔ ان ساری تھیوریز کے باوجود آج تک اس مسٹیریس انسیڈنٹ کے بارے میں کوئی مکمل حقائق سامنے نہیں لا سکا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔